नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और हम बात करते हैं 6 बजे 2022 के महादंगल की। इसे हम महादंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे देश के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और यही कहा जाता है भारत की राजनीति में कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से होकर जाता है। तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में इस बार? क्या योगी और मोदी की जोड़ी करिश्मा दोहरा पाएगी या फिर मायावती जी या अखिलेश यादव चल देंगे अपना दांव? इस बीच मैदान में प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी है एक बड़े ऐलान के साथ। प्रियंका गांधी ने न केवल हाथरस बल्कि लखीमपुर खीरी मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया, लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया दांव चला है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, जहां पर 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें से 40% टिकट महिलाओं को देगी। जी हां, 40%। ये 33% टिकट से भी ज्यादा है क्योंकि कहा गया था ना महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी के दांव से वो अपने वोट बैंक के अंदर महिलाओं का वोट बैंक जोड़ पाएंगी? क्या कहता है महिलाओं के मतदान का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में? ये भी हम देखेंगे इस पूरे 1 घंटे के दौरान कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कितने महिला विधायक हुई हैं और कितनी महिला मुख्यमंत्री भी हुई हैं, उनका भी जिक्र होगा। लेकिन प्रियंका का दांव क्या रंग लाएगा, इसी पर हम बड़ी बातचीत करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं महादंगल में इस मामले में आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस भवन में क्या कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। 2022 के महादंगल में कांग्रेस ने यूपी में अपना एक अहम दांव चला है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिला कैंडिडेट्स को देगी। मतलब यूपी की आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है और अपने नए फैसले को कांग्रेस ने नारे में कुछ इस तरह तब्दील किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है। ये तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अब प्रियंका के चेहरे का ही आसरा है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली ही हुई है। ऐसे में कांग्रेस की महिला कैंडिडेट्स को तरजीह देने के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रियंका गांधी की यूपी में एक नई ब्रांडिंग भी मानी जा रही है। वैसे भी हाल के दिनों में प्रियंका ने यूपी में दमदार एंट्री करने की कोशिश जरूर की है। इसमें लखीमपुर खीरी हिंसा, किसानों का मुद्दा, युवा और रोजगार, सॉफ्ट हिंदुत्व तो है ही, साथ ही महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश है। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के टिकट वितरण में 40% महिलाओं को तरजीह देने के पीछे वजह है क्या? दरअसल पिछले करीब 7 से 8 सालों में महिला वोटरों ने सियासी डिस्कोर्स में एक बड़ी भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का यही महिला कार्ड बेहद असरदार साबित हुआ है। 2017 के चुनाव में महिला वोटर टर्नआउट 63% था, जबकि इसके मुकाबले पुरुषों का टर्नआउट सिर्फ 59% रहा था। 2017 में यूपी में महिला वोटर्स ने बम्पर वोटिंग की थी। यूपी में पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस को महज 6.3% वोट मिले थे। इसकी तुलना अगर कुल महिला वोटर्स के टर्नआउट से करें तो ये करीब 1% था। ऐसे में महिला उम्मीदवारों के जरिए महिला वोटरों को साधने का कांग्रेस का ये दांव कितना क्रांतिकारी होगा, ये देखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।
तो प्रियंका गांधी का क्या ये दांव रंग लाएगा? क्या आधी आबादी से जुड़ी हुई प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स चल पाएगी, खास ऐसे समय जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सर पर हैं और प्रियंका गांधी पर यह दारोमदार है कि उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करें और उसी के लिए वो लगातार कोशिश कर रही हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस और बीजेपी की नब्ज को समझने वाले विनोद अग्निहोत्री जी। मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे अमित जमाई साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ संजीव सिंह साहब जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ आलोक अवस्थी जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं आलोक साहब आपसे करूंगा। चुनौती आपके लिए पेश कर दी है प्रियंका गांधी ने, आधी आबादी के लिए वो पूरी की पूरी रणनीति उन्होंने तैयार कर ली और बहुत जल्दी अपना दांव चल दिया है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा महिला वोट मिले थे। क्या आपको लगता है वोट बैंक आपका खिसकेगा इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के सहारे, सबके प्रयास के सहारे जनता के बीच में सबसे अधिक हमारे महिला सांसद हैं, सबसे अधिक हमारे विधायक हैं पूरे देश में। और महिलाओं के मामले में आज प्रियंका वाड्रा जी ने जो घोषणा करी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका सफाया हो चुका है पूरी तरीके से, 30 वर्ष से अंधकार में है भविष्य। यहाँ तक कि स्वयं राहुल गांधी जी भी चुनाव हार के वहां से जा चुके हैं, तो वो कुछ भी कह सकती है, कोई भी घोषणा कर सकती है। लेकिन मैं अच्छा मानता कि अगर वो राष्ट्रीय महासचिव है, वो पंजाब के बारे में भी यही घोषणा करती जहां पे वो सरकार में है, वो छत्तीसगढ़ में भी यही बात कहती, वो उत्तराखंड के चुनाव होने जा रहे वहां पे ये बात कहती, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे वहां पर वो महिलाओं को 40% की क्यों नहीं बात करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि उनके पास कुछ भी पूरा करने के लिए है नहीं, उन्होंने 2 बार आमंत्रण मांगे कि जो है आप विधायक लड़ने के लिए वो एप्लीकेशन दीजिए। जब उनको नहीं मिल रहे कैंडिडेट तो उन्होंने ये शगुफा छोड़ा है। और महिलाओं के प्रति उनका क्या सम्मान रहा है, उनके यहाँ से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी दुर्व्यवहार के कारण गई, सुष्मिता देव ने उनको छोड़ा, रीता बहुगुणा जोशी उनकी प्रदेश की अध्यक्ष थी, उन्होंने उनको छोड़ा क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इस वजह से उनको जाना पड़ा है। और अभी आपने साफ देखा आज प्रियंका वाड्रा जी के मंच पे भी जब उनसे एक विधायक के बलात्कारी बेटे के बारे में प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा नो कमेंट। यानी कि वहां पे महिला जिम्मेदारी से आप क्यों बच जाती हैं? राजस्थान के ऊपर जब इतने बलात्कार के मामले महिलाओं पे हो रहे हैं, आपकी वहां पे जबान क्यों सिल जाती है? तो साफ साफ ये राजनीतिक क्षेत्र में उनका एक बयान था जिसको कि जो है जनता बहुत सीरियसली लेती नहीं है, क्योंकि वंशवाद की पार्टी रही है। आज भी मंच पे 3 महिलाएं थी, तीनों वंशवादी, तीनों के पिता जो है मैं सीधे आप ही की बात को संजीव सिंह जी के पास ले जाता हूं। संजीव सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि भाई पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर अन्य राज्य जहां पर आपकी जीतने की संभावना है वहां पर ये घोषणा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश आलोक जी के हिसाब से जहां पर आपका राजनीतिक वजूद 4थे नंबर की पार्टी है, वहां पर करके सिर्फ शिगुफा छोड़ा जा रहा है। वो ये राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आप पर। दीपक जी, बहुत सम्मान से अपने वरिष्ठ साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग संस्कार और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, संस्कार विहीन हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि यत्र हमारा जो महिलाओं को लेकर के मानना है कि हम महिलाओं का सम्मान इस कदर करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज़्यादा केस एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि महिला उत्पीड़न के होते हैं। प्रति घंटे हर महिलाओं के यहाँ पे बेटियों और बच्चियों के साथ एक दिन में 22 महिलाओं से कहीं ज़्यादा बलात्कार और रेप की घटना होती है। और हमारा मानना है यत्र रमन्ते तमन्ते, जहाँ महिलाओं की जहाँ सम्मान होती है, जहाँ देवता निवास करते हैं, उस भाषा को हम मानते हैं कि हम उस श्लोक को, अभी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ करिएगा, कि मैं उस भाषा को मैं कहना चाह रहा था कि आज हम महिलाओं के सम्मान में हम ये मान के चलते हैं कि जहां महिलाओं का सम्मान है वहाँ देवता निवास करते हैं। और इसको लेकर के हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा कि पारो की घटना लेकर कहा, इलाहाबाद से लेकर के वाराणसी के बगल चंदौली के शहीद पांडे की बहन को जो पायलट बनना चाहती उसको लेकर कहा, हाथरस की उस मां को जिसको न्याय नहीं मिला उसको लेकर के कहा, उन्नाव की उस बेटी के साथ जिसके साथ न्याय हुआ नहीं, जिसकी भतीजी को आज भी स्कूल में वहां पे धमकाया जाता है। और लखीमपुर में एक बेटी ने जब प्रधानमंत्री बनने की बात कही तो वहां पर भी कहा। इसलिए हम कहते हैं यत्र रमन्ते तमन्ते, जहां कि हमारी भाषा इस बात को है कि हम उसको कह नहीं पा रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। यत्र नारस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कह दीजिए, पूरा कह दीजिए संजीव जी। रमन्ते तत्र देवता। ये तो यंत्र मंत्र तंत्र की बात कर रहे हैं। यंत्र मंत्र तंत्र की बात करने वाले मंत्र कहाँ याद रख पाएंगे? नहीं,
मैं संजीव जी, मैं सीधे विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, चलिए, क्या ये मान लिया प्रियंका गांधी ने हाँ, एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज किया है, क्या उसका एडवांटेज उनको मिलेगा? सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह से लखीमपुर और हाथरस के अंदर हमने उनको हाइपर एक्टिव देखा, सुपर एक्टिव देखा पॉलिटिकली तौर पर, क्या आपको लगता है उसको वो वोट के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगी? जितनी एक्टिवनेस उन्होंने दिखाई, जितना मीडिया अटेंशन और जितना पॉलिटिकल अटेंशन वो खींच पाई, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा उनको? दीपक जी देखिए, अब ये तो तय है कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। अब वो हम उसको सुपर एक्टिव कहें, हाइपर एक्टिव कहें, लेकिन वो अति सक्रिय हो गई है, जिसकी बार बार हम सब लोग जब बात करते थे तो यही कहते थे कि प्रियंका गांधी को सक्रिय होना चाहिए, और वो हो गई। अब जहां तक आज जो उन्होंने मुद्दा, जो नया जो एक घोषणा की है कि 40% टिकट जो है महिलाओं को दिए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 40% का मतलब हो गया 403 सीटों में कम से कम 100 सीटें आप मान के चलिए, 100 से भी ज्यादा, मतलब 100 तो हो गई 25%, यानी 150 के आसपास टिकट जो है वो महिलाओं को मिलेंगे। दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये बड़ा एजेंडा कांग्रेस पार्टी सियासी एजेंडा लेकर के आ रही है। जो उत्तर प्रदेश का एक प्रयोग उसने शुरू किया है, इसके दो मायने आप समझिए। पहला तो ये है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं की भागीदारी का नारा दे करके कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का दांव खेल करके भाजपा के हिंदुत्व, बसपा और के दलित कार्ड और समाजवादी पार्टी के पिछड़े कार्ड को के मुकाबले एक नया जेंडर कार्ड, जिसको जेंडर जस्टिस आप कह सकते हैं, लैंगिक न्याय जो है, वो कार्ड एक उसने सामने रखा है। अगर ये कार्ड यहाँ सफल हो गया और कांग्रेस को कुछ सफलता मिल गई, तो फिर ये आगे आने वाले जो चुनाव अन्य राज्यों के हैं वहां भी कांग्रेस खेले। लोकसभा में जो, राज्यसभा में जो महिला आरक्षण विधेयक लंबित है 2000 जो यूपीए के समय का, उस पर दबाव डालेगी केंद्र सरकार पर कि उसको पारित किया जाए, और लोकसभा चुनाव तक वो इस मुद्दे को ले जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएगी। वो हिंदुत्व और जाति समीकरण के मुकाबले लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस के कार्ड को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की ओर बढ़ चली है कांग्रेस पार्टी। एक तो पहला इसका ये समझना चाहिए हमको, और दूसरी बात ये है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा हो सकती है। ये भी आज की घोषणा से एक संदेश निकलता है, क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा इस पर विचार नहीं किया, विचार करेंगे, यानी ऑप्शन विकल्प खुला हुआ है। और जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो मायावती जी निश्चित रूप से महिला मुख्यमंत्री के सवाल उठाएंगे, क्योंकि स्वयं महिला है। तब कांग्रेस के पास सामने किसी महिला को चेहरा बनाने की मजबूरी होगी, और प्रियंका गांधी से बड़ा चेहरा उनके पास दूसरा है नहीं। तो मुझे लगता है, मेरा आकलन है कि देर सवेर प्रियंका गांधी को अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतारा जाए या उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए तो हमको आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे जहन में सवाल इसलिए है क्योंकि कई सारे बीजेपी के नेताओं या समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब मैंने इस सिलसिले में बात की तो उनका कहना था कि कांग्रेस के पास तो 403 विधानसभा के प्रत्याशी ढूंढना भी मुश्किल होगा। क्या ऐसे में प्रियंका गांधी फर्स्ट मूवर एडवांटेज पा पाएंगी? इसी पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो 2022 के महादंगल में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जल्द ही अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसका चुनावी बिगुल बज चुका है। आज कांग्रेस पार्टी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा की कि कांग्रेस वहां पर 40% महिलाओं को टिकट देगी। इसका मतलब 160 महिला उम्मीदवार उतारेगी। क्या इसके बल पर वो चुनावी वैतरणी पार कर पाएगी? पार करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें सिंगल डिजिट से पहुंचना पड़ेगा ट्रिपल डिजिट तक। लेकिन क्या कांग्रेस का रिवाइवल इन हालात में संभव है? क्या उनके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार अमित जमई साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ संजीव सिंह साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और आलोक अवस्थी जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगा, लोग तो ये कह रहे हैं कि आप जानबूझकर प्रियंका गांधी को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ताकि प्रियंका गांधी वहां पर अपने वोट बैंक को बढ़ाएं और आपके विरोधियों के वोट बैंक को काटे। इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने अखिलेश यादव को तो लखनऊ में अरेस्ट कर लिया, प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी तक जाने दिया सीतापुर में रोकने के बाद। देखिए, प्रियंका वाड्रा आज से राजनीति में उत्तर प्रदेश पिछले 15 साल से आ रही है। लगातार वो 2017 में सक्रिय थी और 2019 में सक्रिय थी। उनके सक्रिय रहते ही उत्तर प्रदेश के अंदर
उनका जिला पंचायत में खाता नहीं खुल पाया, नगर निगमों के चुनाव में खाता नहीं खुल पाया, विधानसभा में मात्र 7 सीटें जिता पाई थी, जिसमें से भी 2 कांग्रेस के विधायक छोड़ चले गए। यहाँ तक कि जो कांग्रेस की रायबरेली से विधायक आदित्य सिंह, उन्होंने भी जो है उनसे किनारा किया हुआ है। खाली सोनिया गांधी उनकी एकमात्र सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये वंशवाद की लड़ाई है। एक आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी युवा शक्ति बनकर के आए थे, एक युवा थे और युवाओं के बीच में कोई आकर्षण नहीं पैदा कर पाए, घर बैठ गए। अब महिला सशक्तिकरण के मामले में श्रीमती प्रियंका वाड्रा आई है। यह विरासत में भी लड़ाई चल रही है, कौन नेता होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर से, सीधी सीधी बात ये भी है। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूँ, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी एक महिला होने के नाते उनसे महिला अपराध के जो मामले राजस्थान से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो क्यों छुप जाती है, उस पर वहां पे क्यों उनकी चुप्पी क्यों हो जाती है, ये आज तक हम स्पष्ट नहीं कर पाए। कई बार पूछ चुके हैं। उन्होंने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर की लड़की ठीक है आलोक जी, मैं इसी का जवाब संजीव सिंह जी से लूंगा। मुझे एक छोटे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद संजीव जी के इसी सवाल के साथ शुरुआत होगी और उसके बाद अमित जमाई के पास जाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं 2022 के महादंगल यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जो बस आने ही वाले हैं अगले साल की शुरुआत में, और जिसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया कि कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। जाहिर सी बात है, उनका जो गोल है, उनका गोल महिला वोटरों को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करना है। विनोद अग्निहोत्री जी बता रहे थे कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो कांग्रेस इसके राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जा सकती है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और इसके मुताबिक 160 टिकट जो हैं वो देने पड़ेंगे महिलाओं को। 40% के आंकड़े के आसपास 160 सीटें बैठती है। संजीव सिंह जी, आपके आलोचक कह रहे हैं कि भाई आपको तो 403 सीटों पर ही कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो 160 महिलाएं खोजना, वो भी विनेबल खोजना, ये तो आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी और बड़ी चुनौती हो जाएगी। आप कैसे देखते हैं इस आलोचना को? दीपक जी, भारत के मतदाताओं ने अहंकार को बहुत जवाब दिया है कायदे से। ये अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भूल गए कि जब इनका जन्म 1980 में हुआ था तो इनके शीर्ष पुरुष यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी सांसद नहीं हुए थे। ये पहले याद रख लें। 41 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई। आरएसएस जो उनकी मात्र संगठन है, 96 साल की बूढ़ी आरएसएस आज तक एक महिला, एक दलित को अपना संघ का प्रमुख नहीं बना पाई। और जब 1925 में संघ का जन्म हुआ था तो हमने सरोजनी नायडू को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। और आज जब से 75 सालों में गांधी परिवार को निकाल दें तो 13 राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हुए, जिसमें महिला भी हुई, दलित भी हुआ, अगड़ा भी हुआ, पिछड़ा भी हुआ, मुसलमान भी हुआ। तो ये हमारा राष्ट्रीय स्वरूप है। इसलिए अहंकार की भाषा न बोले। और महिलाओं को लेकर के हमने कहा था, बहुत विनम्रता के साथ मैं फिर कह रहा हूं कि यत्र नारयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास करती है। अब आपने बात कही कि हमें 40%, हमारी नेता ने कहा कि ये मिला जुला हमने समझौता किया अपने पार्टी के अंदर, यानी उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि 50% महिलाओं को सीट मिले। और क्यों नहीं मिले? जिस प्रदेश में यहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट करके उनको अपना गुरु दक्षिणा दिया था, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने गुरु चिन्मयानंद के केस में क्या किया था आपको मालूम होगा कि पीड़िता को जेल भेजने का काम किया। यानी इस प्रदेश में महिलाओं के प्रति इतनी बदनीयती है, इसको लेकर के महिला को राजनीति में आगे लाना पड़ेगा। कोई महिला कार्यकर्ता आपकी अध्यक्ष बनती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपको भी जो है आखिरकार उनको बाहर से ही लाना पड़ा। अरे मैं तो आपसे कह रहा हूं, ठीक है, 41 साल के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बताइए ना, स्थापना एक अंग्रेज ने करी थी, अध्यक्ष बनाया, एक अंग्रेज ने करी थी। 96 साल की कांग्रेस 10 अध्यक्ष ऐसे थे कांग्रेस के जो विदेशी थे। आज भी एंटोनियो माइनो जो है आपकी अध्यक्षा है, जिनको हम सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। आप किसी कार्यकर्ता को बना देते तो हम जरूर मानते हैं कि आपने किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन गांधी के बाद फिर जो है राहुल गांधी जी के बाद आपका प्रियंका वाड्रा, आपके पास परिवार के अलावा उनकी पूजा करने के अलावा और क्या बचा है संजीव जी? केवल परिवार की पूजा करना, केवल परिवार की भक्ति करना, ये कांग्रेस को मुबारक हो। ठीक है, अब आप दोनों जाइए, आप दोनों ने एक दूसरे पर काफी बोल लिया है। संजीव जी, आपने भी जवाब दिया, अपने पॉइंट को आप अपने पॉइंट पर कायम रहे। मैं अमित जमाई जी के पास सीधे जाता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता है।
अमित जमाई जी, क्या प्रियंका गांधी आप लोगों का काम बढ़ाते जा रही हैं? ऐसे में तो विपक्ष का वोट अगर बटा तो सबसे ज्यादा नुकसान तो समाजवादी पार्टी का होगा। महिलाएं भी बढ़ गई, माइनॉरिटी भी बढ़ गया। दीपक भाई, मेरे ख्याल से ये जो चर्चा है ये बहुत ही संजीदा चर्चा है, और मैं आपको गवाह बना के, विनोद अग्निहोत्री साहब को गवाह बना के ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में प्रियंका जी महिला है, राजनीति करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। हमें तो बड़ी खुशी है कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जब समाजवादी लोगों ने भारत की संसद के अंदर, विनोद अग्निहोत्री जी को बहुत साफ याद होगा कि जब 33% संसद में आरक्षण का मामला आया और हमने कहा कि जैसे फूलन देवी जी जिस समाज की है, जयाप्रदा जी जहां से है, ताजीन फातिमा जी जहां से है, या हमारा आदिवासी महिलाएं हैं, आप इतना कर दीजिए कांग्रेस के लोगों कि 33% में इन महिलाओं का एक सुनिश्चित भूमिका कर दीजिए। आपको याद है क्या हुआ था दीपक भाई? इस मामले में हेमा मालिनी जी और कांग्रेस के लोग एक जगह, सुषमा जी, ये लोग एक जगह खड़े थे, बोले थे कि ये दलित महिला, आदिवासी महिलाओं का हम नहीं होने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस का चरित्र है अगर बहुत अच्छा होता तो यूपीए 1, यूपीए 2 के समय में लोकसभा, राज्यसभा में ये जो विधेयक था ये पास हो गया होता। अब सवाल ये कि प्रियंका जी ने एक बहुत अच्छा आइडियल पेश किया। क्या बात कर रहे हैं अमित जमाई साहब? तो 1996 में ही पास करा देते ना आप, जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे। तब क्यों फेल हो गया वो? तब तो सबसे ज्यादा कोशिश हुई थी उसको पास कराने की। सब जानते हैं समाजवादी पार्टी जो है वो कभी भी महिला आरक्षण के समर्थन में नहीं रही। कौन सी बाइनरी लेकर आ रहे, कौन सा विमर्श लेकर आ रहे हैं अमित भाई आप? कांग्रेस पार्टी ने ही प्रतिभा पाटिल को, महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया था। महिला आरक्षण तब सबसे पहले आया और ठंडे बस्ते में गया जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। और जिन पार्टियों के कारण गया उसमें समाजवादी पार्टी भी एक थी। याद दिलाइए जमाई साहब को। मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल गलत फैक्ट मत बोलिए। डॉक्टर लोहिया जी का नारा था कि समाज में जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हक हकूक होना चाहिए। जब आरक्षण नहीं था तो हमने फूलन देवी जैसी ऐसी महिला है जिसके ऊपर जिस तरह की प्रताड़ना हुई थी पूरी देश दुनिया जानती है। नेताजी ने बगैर आरक्षण उनको संसद में भेजा था। नेताजी ने थर्ड जेंडर, जिसके बारे में कोई भारत में परिकल्पना नहीं थी थर्ड जेंडर की, हमने इलाहाबाद में, गोरखपुर में हमने उनको मेयर चेयरमैन बनाया। थर्ड जेंडर के बारे में आप समझते हैं दीपक जी? अच्छा कोई बात नहीं अमित जमाई जी, अब आप एक कदम आगे जाइए ना। आपको महिलाओं की इतनी फिक्र है तो आप घोषणा कर दिए 50% टिकट महिलाओं को समाजवादी पार्टी देगी। अमित भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। या ये आप कह दीजिए कि मैं पार्टी अध्यक्ष को कहूंगा कि 50% टिकट समाजवादी पार्टी दे। आदिवासी महिलाओं को नहीं चाहती थी, वो पिछड़ा महिलाओं को नहीं चाहती थी। नेताजी का गुस्सा यही था, हम आरक्षण चाहते हैं लेकिन जो महिलाएं वंचित तबकों से हाशिए पर हैं उनका रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? कांग्रेस ने, बीजेपी ने मिलकर विरोध किया। 29 साल से एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए। ठीक है, चलिए, मैं आपने विनोद अग्निहोत्री जी का नाम लिया। विनोद अग्निहोत्री जी, 1996 महिला आरक्षण बिल जिन पार्टियों के कारण ठंडे बस्ते में गया, उसके बाद मिसेस गांधी ने लाने की कोशिश की, राज्यसभा से उसको पास भी कराया, क्या उनमें समाजवादी पार्टी एक नहीं थी? क्या जमाई साहब समाजवाद की ऐसी? देखिए दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यूपी बिहार में अपना छोड़ दो। जमाई साहब आपने विनोद जी का नाम लिया, सुन लीजिए उनकी बात। वापस जाए, आप कैसे लोग बेइज्जती कराओगे उनकी? नहीं दीपक जी, आपने बहुत सही याद दिलाया है कि जिस वक्त आपको याद होगा कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक की प्रतियां फाड़ी गई थी और प्रतियां फाड़ने वाले हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा ही थे। अभी जमाई साहब ने लोहिया जी का नाम लिया और इसके पहले एक चैनल पे था, वहां भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने डॉक्टर लोहिया का नाम लिया। डॉक्टर लोहिया का कहना था कि महिला चाहे सवर्ण की हो, ब्राह्मण से लेकर के दलित तक की सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित महिला है और उसमें कोई वर्गीय विभाजन नहीं है। पहला उनका ये कहना था। दूसरी बात ये है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, जिस चुनाव क्षेत्र से अखिलेश यादव जी जीत सकते हैं, जिस चुनाव क्षेत्र से मुलायम सिंह जी जीत सकते हैं, लालू यादव जीत सकते हैं, वहां से राबड़ी यादव क्यों नहीं जीत सकती, वहां से डिंपल यादव क्यों नहीं जीत सकती? जहां से जो है, अगर कोई चुनाव क्षेत्र जहां पिछड़े वर्गों की बहुलता है तो वहां से पिछड़ी जाति का पुरुष भी जीत सकता है और पिछड़ी जाति की महिला भी जीत सकती है। और दलितों के लिए वैसे ही सीटें आरक्षित हैं,
उसमें भी दलित महिलाओं के आरक्षण हो सकती है। अगर महिला आरक्षण को लेकर के सभी राजनीतिक दल ईमानदार होते तो मिल बैठ करके कोई न कोई फार्मूला निकल सकता था। मेरा सीधा सीधा कहना है कोई दल इसमें ईमानदार नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ने इसको पास करवाया राज्यसभा में, उस दृश्य आपको याद होगा कैसे खिड़कियां टूटी थी, कितना दुखद दृश्य था। और उसके बाद फिर तब से वो बिल राज्यसभा में पास होने के बाद लंबित है, क्योंकि राज्यसभा में इससे इन्फेक्टिव नहीं हुआ है और 8 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, इन्होंने उसकी चर्चा नहीं की, ये भी गंभीर नहीं है। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू जो पिछड़े वर्गों के और सामाजिक न्याय के मसीहा है, इन्होंने इस पर कोई पहल नहीं की। ये भी एक इनिशिएटिव ले सकते थे कि भाई जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला बनाइए, उस पर करिए। तो मुझे लगता है महिलाओं के सवाल पर कोई भी दल एक बात मैं जोड़ना चाह रहा नहीं है। ठीक है संजीव सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, संजीव सिंह जी, क्या उत्तर प्रदेश में जानबूझकर प्रियंका गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट इसलिए किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास? आप वैसे ही चौथे नंबर की पार्टी हैं। नहीं, देखिए दीपक जी ये बार बार आरोप लगता है कि हमारे पास, हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हमारे पास 6.5% वोट है। लेकिन दीपक जी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमारी नेता जब आदिवासियों पे हमला हुआ, 13 आदिवासी उम्भा में मारे गए, किस्मत देवी वहां न्याय की बात कर रही थी, तब क्या चुनाव था क्या? या हाथरस में जब उस बेटी के माँ बाप को न्याय नहीं मिला, क्या वहां चुनाव था क्या? या लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की जो नेता थी रितु सिंह का पर्चा फाड़ा गया, चीरहरण किया गया, जहां अखिलेश यादव नहीं गए। जमई साहब से पूछिए कि उनके नेता के लिए अखिलेश यादव नहीं जाते। डॉक्टर लोहिया के ककहरा पढ़ते हैं, इनके नेता कहां जाते हैं? आजमगढ़ में एनआरसी में जो महिला मर गई वहां नहीं जाते, वहां हमारी नेता प्रियंका गांधी जाते हैं। तो हम मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं और हम बिल्कुल महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल मानता हूं 33% महिला का आरक्षण बढ़ा करके हमारी नेता ने कहा कि हम 50% देंगे, लेकिन ये लोग जवाब देने लायक नहीं है। प्रियंका गांधी के हर राजनीतिक कदम को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि समाजवादी पार्टी और बाकी विरोधी पार्टियों के अवसर कटे। जो ये क्या प्रियंका गांधी को आगे करना, ये भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति का हिस्सा है? देखिए, हर पार्टी का अपना एक कार्यक्रम होता है, उसके आधार पर वो बढ़ती है। कांग्रेस अपने आधार पर बढ़ रही है। लेकिन अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कह दी महिलाओं के ऊपर, हमले के ऊपर। वृंदावन में आपकी महिला नेत्री थी, उसको मंच से उठा करके मारा गया और पीटा गया, उसने शिकायत की। प्रियंका वाड्रा मंच में मौजूद थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही हाल जो है आपका देवरिया में, महिला नेत्री ने एक टिकट के लिए आवेदन कर दिया तो उसको भी मार पीट के भगाया गया। ये तो आपके अपने खासगी कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ आपका वो है। और 70 साल से एक आप चूल्हा नहीं दे पाए गरीबों को, महिलाओं को। कम से कम कुछ शर्म करिए। मैं अगर महिलाओं का सम्मान के साथ नाम ले रहा हूँ, अगर चर्चा कर रहा हूँ, तो चिन्मयानंद को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस पीड़िता को आवाज उठाई उसने न्याय, उसको जेल भेजने का काम किया। कुलदीप सेंगर को लेकर के जब तक सुप्रीम कोर्ट में बलात्कारी नहीं था, तब तक देखिए आप दोनों जब आर्गुमेंट तेज कर देते हैं और आवाज स्टूडियो में तेज होने लगती है, इसका मतलब चुनाव बिल्कुल सामने है, चुनाव पास आ गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव सामने है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी चुनाव होंगे, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे। 2022 के इस महादंगल की पल पल की रिपोर्ट आप देखते रहिए आपके अपने चैनल न्यूज नेशन पर। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।